welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to talk about the literary terms. आज हम पढ़ेंगे literary terms के बारे में. Now, before knowing that, we must be knowing that what are literary terms. Literary terms वो सारे words होते हैं, group of words होते हैं, जिनसे मिलके कोई एक poem या फिर poetic composition बनती है और वो उसे एक normal text से अलग बनाते हैं. Now let us start the video. First is pun. It is a literary device placed with the different meaning of the same word or the similar sound different words to produce the humorous effect. ये क्या करता है? हमें एक ही जैसे similar word के अलग अलग meaning point out करके दिखाता है. In this poetry, look at this one. Without geometry, life is pointless. Here, विदाउट जोमेट्री doesn't means that मैथ वाला ज्योमेट्री जिसमें हम एंगल्स बना रहे होंगे या फिर कंपास और डिवाइडर लेके कोई भी ड्रॉ कर रहे होंगे चीज़ें. इट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ. सो हियर ज्योमेट्री वर्ड इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंस. सो इस तरह के लिटरेचर को हम पन कहते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्रेन. रिफ्रेन इज अ लाइन और द ग्रुप ऑफ लाइन रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल्स सो दैट डिफरेंट स्टैंजास with the rhyming effect of the poem so that emphasize the idea of repetition. ये क्या होगा? एक लाइन होगी जो बार बार रिपीट की जा रही होगी और हमें ये बार बार उसको पोएटिक राइम में सुनाई देगी. राइम का मतलब होता है एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स. जैसे कि इसके लिए ईजीएस्ट एग्जाम्पल होगा deep asleep, deep asleep, deep asleep it lies, the still lake of summer water under the still skies. Now हमने सेकेंड लाइन में देखा here is lies, sorry, और उसी का राइमिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इन द फोर्थ लाइन अंडर द स्टिल स्काईज. तो लाइज एंड स्काईज दे आर राइमिंग वर्ड्स. सेम वे more repetition occurs in the poem. You might have seen them as well in many of poems. Next is simile. Simile is a figure of speech in which someone or something is compared to a very different person or a thing. Like he is as brave as lion. So here bravery is denoted by comparison which is done between the boy and that lion. So here he is compared with lion. So यहाँ पर simile का यूज़ किया गया है. The transferred epithet. It is the figure of speech in which adjective qualifies to a noun than the person thing actually describing. Means इसमें क्या होगा? जो हमारे पास noun होगा वो adjective को qualify करेगा और उस person को define करेगा जिसके बारे में actually बात हो रही है. जैसे I had a sleepless night. So in this sentence जो हमारे पास एडजेक्टिव है दैट इज स्लीपलेस. सो ये जो स्लीपलेस है वो नाइट को डिफाइन कर रहा है ना कि एक्चुअल सब्जेक्ट को. आई को नहीं डिफाइन कर रहा है. स्लीपलेस नाइट को डिफाइन कर रहा है, नाइट को डिफाइन कर रहा है बेसिकली अगर हम कहें तो. सो जब ऐसा होता है हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के कोई और वर्ड डिनोट किया जा रहा होता है या रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है बाय द एडजेक्टिव, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. Next is alliteration. Alliteration is a figure of speech with the same constant sound repeated in consecutive close place and in the same sentence. मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर पास पास जब कई बार एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको alliteration कहते हैं. alliteration में कीप इन माइंड सिर्फ एक अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट नहीं होता है. जैसे स्लिथरिंग स्नेक स्लिथर साइलेंटली. हियर इन ऑल दीज वर्ड्स S is repeat. S is an alphabet. Slither में S है, snake में S है, slither में S है और silently में भी S है. तो जब ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं alliteration. Next is allusion. In an indirect reference of a person, event or thing in history. जब भी किसी ऐसी चीज़ को हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है जो कभी पहले हुआ करती थी या फिर पहले प्रेजेंट थी अब नहीं है या हिस्ट्री का कोई भी इवेंट हुआ होता है तो हम उसको कहते हैं एल्यूजन. जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था इन केस ऑफ रेफ्रेन डीप अस्लीप डीप अस्लीप डीप अस्लीप इट लाइज द स्टिल लेक ऑफ समर वाटर अंडर द स्टिल स्काईज. नाउ
हेयर समय वाटर इज़ अ लेक इन इंग्लैंड, जो कि एक नेचुरल लेक है प्रेजेंट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर क्योंकि एक जगह का रेफरेंस लिया गया है, एक प्लेस या चीज़ का रेफरेंस लिया गया है, तो इट विल बी एल्यूजन। नेक्स्ट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जैचरेट करके दिखाना। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरबोले। इन द फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ writer exaggerate or make something sound bigger or more expressive than it is in reality। जैसे I told you 1000 times, मतलब मैंने तुमसे हज़ारों बार कहा है। यहाँ पोएट ने क्या किया होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स। इससे ज़्यादा थोड़ी है कि हर 1000 टाइम उसने काउंट करके बोला होगा। तो पोएट ने क्या किया, उन 10 टाइम्स को बहुत ज़्यादा एग्जैचरेट करके बढ़ा के बताया और उसको 1000 टाइम्स बोला गया। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी में क्या होता है, दो ऑपोजिट आइडियाज़ दिखाए जाते हैं जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हों। जैसे ओ व्हाट अ लवली डे। अब आप ये कह सकते हो जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन हो, बहुत ज़्यादा सर्द दिन हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, या फिर बहुत ज़्यादा। कमिंग फर्दर, नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जब किसी चीज़ को किसी से कंपेयर किया जाता है और दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। जैसे शी इज़ अ रोज़, मतलब यहाँ पे शी इज़ अ रोज़, शी इज़ नॉट लाइक अ रोज़, जैसा कि सिमली के केस में हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, उसको कंपेयर तो किया गया है पर दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाया गया है। उसको क्या किया है, रोज़ से कंपेयर नहीं किया है, शी इज़ अ रोज़, वो रोज़ ही है। सो अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which a person thing is compared to another otherwise unrelated person or the thing stating and they are at same in particular way, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं किसी एक पर्टिकुलर वे में। नेक्स्ट इज Menotomy. Menotomy is a figure of speech and reference to the something that a word related to the meaning of original thing or concept। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो उसके जैसी चीज़ से या उसकी सिमिलर चीज़ के जैसा कॉन्सेप्ट रखते हों। जैसे आई डोंट हैव गोल्ड और सिल्वर इन माई पॉकेट। मेरी सिल्वर पॉकेट में गोल्ड या सिल्वर नहीं है। यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर का मीनिंग क्या है, मेरे पास मनी नहीं है। पर दोनों को अगर हम देखें तो मनी भी कॉस्टली होती है और गोल्ड और सिल्वर भी कॉस्टली होता है। तो ये क्या कर रहा है, सेम चीज़ का रेफरेंस दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मीनोटमी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया। इट इज़ यूज टू द वर्ड विच आर हैविंग द सेम साउंड और दे आर पंक्चुएटिंग इन द सेम साउंड। जैसे हॉन्ग, बैंग, बस, जो कि एक जैसी साउंड करते हैं, या फिर कोई डिफरेंट वर्ड हो गया जैसे बजिंग, स्नीजिंग, या फिर ऐसे सारे वर्ड्स जो थोड़े अलग साउंड करते हैं दूसरे वर्ड से, उनको हम ओनोमेटोपोइया में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। दिस इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंटरी स्टेटमेंट ऑफ कंटेनिंग टू ऑपोजिट फैक्ट्स। पैराडॉक्स में क्या होगा, एक जैसे दिखने वाले दो ऑपोजिट फैक्ट्स होंगे। समथिंग दैट कुड नॉट बी डन वॉज डन बाय हिम। ऐसा जो कोई नहीं कर सकता था वो उसने कर दिया। मीन्स अगर नहीं हो सकता था तो किसी को भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उसने कर दिया है तो फिर वो किसी ने भी नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो ऑपोजिट आइडिया को, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया को, एक दूसरे के ऑपोजिट आइडियाज़ को एक साथ प्लेस किया गया है। लास्ट वन इज personification is the way of imagination non-living thing abstract ideas or human being thought action and emotion। मतलब जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो कुछ काम कर रही होंगी ऐसा जो लिविंग चीज़ों को करना चाहिए। जैसे द मून डांस्ड ओवर द वाटर। अब डांस करने के लिए क्या चाहिए, एक ह्यूमन लिविंग बॉडी चाहिए। यहाँ पे क्या किया, मून डांस कर रहा है, मतलब मून के पास बॉडी तो है नहीं, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में शो किया गया है, लिविंग फॉर्मेट में शो किया गया है, जैसे इस फ्रेज में दिखाया गया है। So this was all about the literary terms. Hope you enjoyed the video. If you did so, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.